कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इस सेशन का सेकंड टारगेट। आज घर वालों को बताया हुआ ना कि सर 5:45 तक चले जाते हैं। कल हादसाती तौर पे गए, आज इत्तफाकन चले जाएंगे, कल आदतन चले जाएंगे, परसों आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तरसों सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि ये खामोशी से 15 मिनट कब हमारी ज़िंदगी में ऐड हुए पता ही नहीं लगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट वर्ड कंटिंजेंट का मतलब होता है मशरूत, कंडीशनल। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। मैं फेसबुक का कमेंट याद कराता हूँ। फेसबुक पे एक बच्चे ने कहा सर पास पेपर की वीडियो अपलोड नहीं हुई। मैं तड़प सा गया कुछ। मैंने कहा भाई हमने ये कहा था कि जो पास पेपर हमारा नहीं डिस्कस हो सकेगा उसकी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वो इतनी जल्दी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर पास पेपर मिस होगा तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी मैं उस वीडियो पे तब बाउंड होऊंगा जब एक पास पेपर मिस हुआ हो और मैंने वहाँ पे वो वाला पास पेपर अपलोड ना किया हो, पास पेपर सेशन, तो फिर तो बात समझ आती है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज़ के होने या ना होने से। तो ये किसी इवेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मशरूत होते हैं, और इसको समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट के मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट हो कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्टेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट, डज और डज नॉट हैपन। अजीब सी बात कर दी, मैं ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा, अगर ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो। यानी चार तरह के मामलात हो सकते हैं। आई विल डू दिस इफ दिस थिंग डज हैपन, आई विल डू दिस इफ दिस थिंग डज नॉट हैपन, आई विल नॉट डू दिस इफ दैट डज हैपन, आई विल नॉट डू दैट इफ दैट डज नॉट हैपन। इसको समझाने की एक बड़ी ही टिपिकल एग्जांपल होती है जिससे ये चारों सिनेरियो समझ आ जाते हैं। कि एक शख्स दूसरे से ये कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये 4-5 चीज़ें बेच रहा हूँ और पांचवी चीज़ जो है ना वो आइटम है जो मेरा बहरी जहाज़ से आ रहा है। अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेड आइटम भी दे दूंगा। एक बड़े से कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा था कि 4 चीज़ें सप्लाई कर रहा था और पांचवी चीज़ में उसने रख दी शर्त, अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं वो तुम्हें चीज़ दे दूंगा। अब इसी में चार तरह के क्या सिनेरियो बन सकते हैं। एक बंदा कहे अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल दूंगा, टू डू समथिंग इफ डज हैपन। अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा, टू डू समथिंग इफ डज नॉट हैपन। अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो सॉरी ये हो गया, अगर बहरी जहाज़ आ गया तो मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा, और अगर मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड माल नहीं दूंगा। यानी कि कई टोन में हो सकता है। मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा ना हुआ, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ। तो आप इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे ही कहा है, उन्होंने कहा टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो ये डिपेंड करता है हमेशा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। इवेंट कोलेटरल होना चाहिए, इवेंट का ताल्लुक होना चाहिए उन पार्टी से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है। वरना तो लोग शर्तें भी लगाते हैं कि एक बंदा दूसरे से कहेगा अगर कल बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब बारिश के होने ना होने से तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहरी जहाज़ के आने ना आने से इन लोगों का कनेक्शन है, क्योंकि बहरी जहाज़ पे माल आ रहा है जो उसने सप्लाई करना है। तो एक तो अनसर्टन इवेंट हो, कोलेटरल हो, कनेक्टेड हो, और उसके होने या ना होने के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो डेफिनेशन याद रहेगी, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल कनेक्टेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब किताब पता नहीं क्यों अचानक से इसके कुछ रूल्स बताना शुरू कर देती है। इंतहाई कॉमन सेंस वाली बात पेचीदा करके पेश की है किताब ने। आपने इसमें परेशान नहीं होना, आपने सिंपल कॉमन सेंस में चलना है। अगर हम बात करते हैं इसमें या मैं इसको सामने से गायब कर दूं, पता लगा आप पढ़ पढ़ के मुझे बताई जा रहे हो।
तो अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक बंदा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरा बहरी जहाज़ आएगा तो मैं माल सप्लाई करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किस दिन होगा भला? जब बहरी जहाज़ आ जाएगा। इसमें कोई साइंस ही नहीं है। और ये वॉइड कब होगा? जब वो नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? ये कौन सा दिन है जब वो नहीं आएगा? कब तक इंतज़ार करना है? अब एक तरफ हम रीज़नेबल टाइम की बात कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम कहें अगर बहरी जहाज़ डूब जाए किसी भी दिन, अब कंफर्म हो जाएगा कि वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ ये इवेंट हो जाए तो ऐसा होगा, तो इवेंट होने पे वो वैलिड है और इवेंट के इम्पॉसिबल होने पे वॉइड हो जाएगा। वॉइड याद है, जो बाद में किसी वजह से ख़राब हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें टाइम डिफाइन होता, मेरा बहरी जहाज़ अगले 10 दिन में आ गया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब आए और 10 दिन में आए। और ये वॉइड कब होगा? जब या तो 10 दिन के बाद आए या 10 दिनों में इम्पॉसिबल हो जाए। तीसरे ही दिन बहरी जहाज़ डूब गया तो अब 10 दिन क्या वेट करना? तो एक बड़ी सीधी सी बात कि अगर हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है और टाइम फिक्स नहीं है, मेरी पहली एग्जांपल, तो कब एनफोर्सेबल होगा? जब वो इवेंट हैपन हो जाए। और कब वॉइड होगा? जब वो इम्पॉसिबल हो जाए। और अगर टाइम फिक्स किया हुआ है तो कब एनफोर्सेबल होगा, कब वैलिड होगा? इवेंट हैपन्स विद इन फिक्स टाइम। और वॉइड कब होगा? अगर टाइम एक्सपायर हो जाए, इवेंट ना हो, या इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए उस टाइम से पहले पहले। कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी। तो इसको आपने कभी भी पेचीदा रूल बना के नहीं सोचना। पेपर में आ जाए तो आपने कह देना है कि जी अगर एक चीज़ का होना डिफाइंड है तो इस तरह से वैलिड है और इस तरह से वॉइड है। एक खास टाइम तक होना डिफाइंड है तो इस वक्त वैलिड है और इस वक्त वॉइड है। और अगर इसको रिवर्स करें, नॉट हैपनिंग पे रखें, तो ऊपर वाला टेबल बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। राइट वाली चीज़ लेफ्ट पे चली जाएगी और लेफ्ट वाली चीज़ राइट पे हो जाएगी। अब ना होना है ना, आपने कहा मेरा बहरी जहाज़ नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूँगा, तो ये कब एनफोर्सेबल होगा? जब ना आए, यानी इम्पॉसिबल हो जाए। और अगर आ गया, ख़त्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर टाइम फिक्स हुआ वो, और आप कहें मेरा बहरी जहाज़ 10 दिन तक ना आया तो मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूँगा, तो अगर 10 दिन गुजर जाए और ना आए तो वैलिड है। या 10 दिनों में इम्पॉसिबल हो जाए तो वैलिड है। और कब वॉइड है? आपने कहा 10 दिन में ना आया तो मैं ये चीज़ कर दूंगा, वो भाई साहब 10 दिन में आ जाएं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो ऊपर वाला टेबल है उसी को ही लेफ़्ट और राइट करके ये नीचे वाला टेबल बन जाता है, क्योंकि उसमें हैपनिंग पे था और नीचे नॉन हैपनिंग पे था। फिर इसमें एक पांचवा रूल होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे एग्रीमेंट वॉइड हैं अगर इम्पॉसिबिलिटी जो है वो आपको पता थी या नहीं पता थी। अगर आपने एक एग्रीमेंट किया, एक बंदे ने दूसरे से कहा अगर मेरा बहरी जहाज़ आया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा, जिस वक्त ये एग्रीमेंट कर रहा था उस वक्त बहरी जहाज़ डूबा हुआ था, तो इस बहरी जहाज़ ने कभी नहीं आना। तो ये जो एग्रीमेंट है ये पहले ही दिन से गलत है, इम्पॉसिबल है, वॉइड एब इनिशियो है। तो ऐसा एग्रीमेंट करना जो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो वो मना है। इससे पहले कि हम लास्ट वाली चीज़ को डिस्कस करें, एक दफ़ा शर्त और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क देखना ज़रूरी है। फिर हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है उसको ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड और इलीगल है। वेजरिंग किसे कहते हैं? शर्त को, शर्त लगाने को वेजरिंग कहते हैं। तो हमने कहा शर्त और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते जुलते ही तो हैं। कंटिजेंट में भी आप कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया, और शर्त में भी क्या कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया। अगर जो है वो बाबर आजम ने 3 सेंचुरियां लगातार कर दी तो मैं तुम्हें 10,000 इनाम दूंगा। ठीक है, ये आपने एक इम्पॉसिबल इवेंट क्यों अब तो मैं वो एग्जांपल भी नहीं दे सकता। मैं एक ज़माने में ना एग्जांपल देता था वो इम्पॉसिबल इवेंट पे कि अगर लाहौर कलंदर जीत जाए PSL, वो एक दफ़ा जीत गए तो वो ना मेरी एग्जांपल बेचारी ख़त्म हो गई। तो अभी सब जीते हुए हैं या कोई अभी भी टीम रहती है? सब के सब जीते हुए हैं। आप खुदा ना खास्ता PSL तो नहीं देख रहे आजकल? जब हम कहते हैं ना लाइव क्लास होगी तो बच्चे कहते हैं सर ये बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी या नहीं होगी, और फिर रिकॉर्डेड को 1.5 और 2 पे चला के देखते हैं तो PSL यकीनन रिकॉर्डेड पे अवेलेबल होता है, और वो तेज़ रफ्तारी से चला के देखने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। और ये तो तेज़ रफ्तारी आपने करना है। बहुत सारे सियाने आपको 15 मिनट के अंदर पूरी हाईलाइट्स बना के दे देंगे मैच की जी, 3 मिनट में भी हो जाती हैं। तो खैर मैं तो बहुत डिटेल्ड हाईलाइट्स की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब तो पढ़ लें,
काफ़ी PSL देख लिया, काफ़ी कुछ कर लिया, ये PSL आते जाते रहेंगे। ये मंथ बड़ा अहम है, ऊपर से जालिम में दिन भी 28 हैं। लीप ईयर जो है वो आपका खाया गया। सितंबर में आपके पेपर होते तो अगस्त में 31 तक जाता है जी, किसी भाई ने कहा 30 तक जाता है। तो वो 3 दिन इजाफी लेने के लिए अभी छोड़ दें पेपर, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर फरवरी को कोसना बंद कर दें। आजकल ना इतने बच्चे कह रहे हैं सर फरवरी की वजह से ना सारा मेरा प्लान आउट हो गया, 3 दिन मेरे माइनस हो गए, ऐसे जैसे ज़िंदगी में पता ही नहीं था कि फरवरी के बाद मार्च आता है। सेशन के स्टार्ट से पता था कि फरवरी के बाद मार्च आएगा। आपको कौन सा सेशन में को 2 ईदें मिली, आने वाले सेशन में 2 दफ़ा ईद आती है, उसमें अच्छा खासा टाइम ज़ाया होता है, तो आपके पास एम्पल टाइम है। तो ये नहीं सोचना कि जी फरवरी मेरी किस्मत के साथ खेल गया, मेरे पास 3 इजाफी दिन होते तो मैं मेरिट ले लेता। ये कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ना है और कोशिश करेंगे PSL और इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। आप बाद में भी इसे कर सकते हैं, और वैसे भी आप पूरा सेशन और क्या कर रहे होते हैं, यही चीज़ें कर रहे होते हैं। अब आखिरी महीने में भी नहीं पढ़ना, फिर कब पढ़ना है? अगले सेशन में, अल्लाह ना करे, अभी पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है इस इवेंट के होने में, और उधर पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड वेजरिंग में, शर्त में पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अक्रंस और नॉन अक्रंस। ये जीशान अली मुसलसल टॉकिंग कर रहे हैं जी। किसी कैंपस में, ICAP के किसी कैंपस में माइक ओपन है, जिसकी वजह से हमारे पास स्क्रीन पर मुसलसल पैगाम आ रहा है। मैं जीशान अली हूँ, लो जी, वो कह रहे हैं जी मैं ही बोल रहा हूँ, चलें ठीक है। अब अपने आप का क्या करे बंदा, ये माइनस से जाता भी नहीं, किसी और तरह से जाना चाहिए। ओए इसको शरारती गायब हो गया। अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, और फेसबुक पे वो जो पट्टी चल रही है उसके पीछे चला गया होगा, ठीक है। तो मेरी हरकत से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, विजिबिलिटी पता लगे वो कहें आपने मेन स्क्रीन उठा के साइड पे कर दिया, आप इतने से नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वेजरिंग में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। पार्टीज का सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि इवेंट हो गया तो मेरी शर्त जीत जाऊंगा मैं, इवेंट ना हुआ तो मैं शर्त हार जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? पार्टीज का इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है। अनसर्टन इवेंट सिर्फ कोलेट्रल है, सिर्फ एक कंडीशन है। याद हमने कहा था 5 चीज़ें मंगवा रहा था, 4 यहाँ से मिल रही थी और एक में उसने कह दिया कि अगर मेरा माल आ गया तो मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। तो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ एक छोटी सी शर्त हो सकता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वेजरिंग तो पूरी गेम ही वही शर्त होती है कि जी अगर उसने 3 छक्के मार दिए तो मैं 5 लाख रुपए तुम्हें इनाम दूंगा, अगर फलाना ने ऐसा कर दिया तो इस तरह से, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल आया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। तो ये जो इस तरह की शर्तें होती हैं जिसमें पार्टीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता, ये कई दफ़ा एक शर्त होती है, उसी में वो इवेंट होता है, जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है ये कंटिजेंसी। एंड लास्ट थिंग, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, और वेजरिंग में हो भी सकता है और नहीं भी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, याद हमने कहा था कि 2 प्रॉमिस चल रहे होते हैं, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई ना कोई प्रॉमिस होगा, ए की तरफ से भी, बी की तरफ से भी। मतलब मैंने अगर कहा है कि मेरा बहरी जहाज आया तो मैं आपको माल सप्लाई करूंगा, तो उसने भी कोई पैसे देने की बात की होगी। वेजरिंग में ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जज्बाती होकर दूसरे से 1 साइडेड शर्त लगा ले कि अगर ऐसा हो गया तो मैं जो है वो ये इनाम दूंगा, और ना भी हुआ तो तुम कुछ मत कहो, बस मैं अकेला ही, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा। अगर कल को अचानक से ये अमरीकी साजिश ना निकली तो मैं 5वीं मंजिल से छलांग मार दूंगा। आपको पता लोग जज्बाती होकर इस तरह की बातें करते थे, अब वो कह रहे हैं लाहौर में बिल्डिंग ही छोटी है, मैं क्या करूं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में फ़र्क है। वेजरिंग गलत है, इलीगल है, बुरी चीज़ है। कंटिजेंट अलाउड है, दोनों में अनसर्टन इवेंट है, लेकिन एक जगह अनसर्टन इवेंट सिर्फ एक कंडीशन और एक जगह सिर्फ अनसर्टन इवेंट है। एक जगह अनसर्टन इवेंट का पार्टी से ताल्लुक है और दूसरी जगह पार्टी से ताल्लुक नहीं है। ये डिफरेंसेस देखने के बाद जल्दी से हम आते हैं अपने उस आखिरी पॉइंट को जिसको हमने स्किप कर दिया था, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। होता क्या है, कई दफ़ा जो फ्यूचर इवेंट है ना,
वो जो अनसर्टन इवेंट है वो होता है कि एक बंदा किस खास तरीके से एक्ट करे, और जब वो उस खास तरीके से एक्ट करे तो फिर आपके ऊपर जो है वो वाजिब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा ये कहे कि जी मैं ये काम तब करूँगा जब, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको रिवीजन क्लासेस दूंगा अगर आईकेप ने अनाउंस कर दिया कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो मैं रिवीजन क्लास कब दूंगा? जब आईकेप अनाउंस कर दे कि मार्च में एग्ज़ाम है। और आईकेप ऐसा क्या करे कि मैं रिवीजन क्लास नहीं दूंगा? वो कह दे कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं है। जैसे ही वो कहेंगे मार्च में एग्ज़ाम नहीं है, मेरी शर्त ख़त्म हो गई। मेरी शर्त क्या थी? अगर आईकेप नामी इंसान ये कह दे कि मार्च में एग्ज़ाम है तो मैं आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर आईकेप नामी इंसान ने कह दिया कि वो मार्च में एग्ज़ाम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरी कंटिजेंसी ख़त्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। कोई पता नहीं 10 दिन बाद वो कह दे नहीं हमने मजाक किया था, मार्च में एग्ज़ाम है, अब मैं पाबंद नहीं हूँ। अभी तो फर्दर कंटिजेंसी आ गई ना। अगर एक दफ़ा एक बंदा एक ऐसा एक्शन करे जिस एक्शन से मेरी वो वाली शर्त ख़त्म हो जाए तो मैं आज़ाद हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक आईकेप, हम कहते हैं एक आईकेप और आईकेप का एक एक्ट। अगर आईकेप ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। मैं कैसा करूँगा? ये मी है और ये रिवीजन क्लास है। अगर आईकेप अनाउंस करेगा कि मार्च में एग्ज़ाम है तो मैं रिवीजन क्लास दूंगा। और अगर आईकेप कुछ ऐसा और अनाउंस कर दे जिससे ये वाली अनाउंसमेंट फारिग हो जाए, तो फिर जो मेरा ये वाला वादा है ये भी फारिग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक टिपिकल एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर रहा था, कि एक बेटा बाप से कहता है कि जी आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। उसने कहा बेटा बात ये है कि प्रॉपर्टी तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे दादा ने आज तक मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारे दादा ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये किस दिन वैलिड होगा भला? जब दादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। और ये किस दिन वॉइड होगा? जब दादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले ही मर जाए, या दादा प्रॉपर्टी इसके बाप के किसी और भाई को ट्रांसफ़र कर दे। हालांकि हो सकता है आप कहें कि हो सकता है फिर चाचे को तरस आ जाए, चाचा दोबारा से दादा के पास प्रॉपर्टी ले जाए और दादा फिर से वो प्रॉपर्टी बाप को दे दे। इतना दूर तक नहीं सोचना। तो इफ फ्यूचर इवेंट इज द वे, अगर फ्यूचर इवेंट एक वे है इन विच अ पर्सन विल एक्ट एज अनस्पेसिफाइड टाइम, अगर वो जो इवेंट है वो ये है कि अगर आईकेप ऐसा करेगा, अगर वो किसी बंदे का एक्शन है, तो इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल। इवेंट उस दिन इम्पॉसिबल माना जाएगा। व्हेन सच पर्सन, व्हेन आईकेप डज एनीथिंग, कुछ ऐसा करे विच रेंडर इट इम्पॉसिबल, जो चीज को इम्पॉसिबल बना दे, दैट ही शुड सो एक्ट, कि वो किसी खास डेफिनेट टाइम में अब वैसा करेगा। जब आईकेप ने कह दिया हम मार्च में एग्जाम नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वादा था रिवीजन क्लास देने का वो खत्म हो जाता है। और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसी, हमने फर्दर कंटिजेंसी से हटके सोचना है। ये नहीं सोचना अगर उसके बाद ऐसे करके वैसा हो जाए, या 15 दिन बाद आईकेप दोबारा से अनाउंस कर दे तो सर फिर से पाबंद हो जाएंगे। अगर आईकेप ने एक दफ़ा अनाउंसमेंट कर दी और मैंने कहा था कि अगर वो कहें मार्च में एग्ज़ाम तो मैं पाबंद हूँ, उन्होंने कहा मार्च में एग्ज़ाम नहीं, तो मेरी पाबंदी हो गई, ख़त्म, वॉइड हो गया। अब मैं इस चीज़ के लिए पाबंद नहीं हूँ। जो लिखा हुआ है उसका उर्दू तर्जुमा बड़ा ही शायराना सा है। अगर एक शख्स ये वादा करता है कि अगर फलाना शख्स ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, और वो फलाना शख्स ऐसा नहीं वैसा करे जिसके बाद वो ऐसा ना कर सके, तो ये शख्स तैसा नहीं करेगा। मैं एक काम तब करूँगा जब फलाना शख्स ऐसा करे, और फलाने ने ऐसा नहीं किया, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद वो वैसा नहीं कर सकेगा, तो फिर मैं जैसा मैंने कहा था मैं वैसा करने के लिए पाबंद हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल जुमला है, शायराना सी इंग्लिश है, लेकिन बात समझ आई है। आप एक बंदे के एक्शन पे डिपेंडेंट है और उस बंदे ने कोई ऑपोजिट एक्शन कर दिया, कुछ ऐसा एक्शन कर दिया जिससे वो वाला एक्शन अब लग रहा है कि इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर आपका भी एग्रीमेंट हो गया,
वॉइड। अब आप फ्यूचर नहीं सोचेंगे कि फ्यूचर में हो सकता है वो रिवर्स कर दे अपने एक्शन को या इस तरह से करके। तो क्या ये एग्जांपल समझ आ रही है? अगर कंटिजेंसी किसी पर्सन के एक्शन पे है तो उसके एक्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर वो कुछ ऑपोजिट एक्शन करके इस चीज़ को इम्पॉसिबल बना दे कि अब वो वैसा करेगा जो आपने तय किया था, तो फिर अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड हो जाएगा और आप इसमें फ्यूचर कंटिजेंसीज नहीं सोचेंगे। टाइम गुजारे बगैर जल्दी से इसके पास पेपर की तरफ जाते हैं। थोड़े से पास पेपर हैं, सीधे ही चल पड़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताएं और कौन कौन से हालात में ये वैलिड नहीं होंगे। तो वो जो पहले वाले चार थे उसकी सिर्फ राइट वाली बात आपने बतानी है, कब का वैलिड नहीं होगा। इम्पॉसिबल इवेंट कभी भी वैलिड नहीं होता। और आखिरी वाले में भी अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने ये नहीं बताया वैलिड कब होगा, ये बताया है कि वो वॉइड कब होगा। तो टेक्निकली इन्होंने तकरीबन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके नीचे के सारे रूल्स पूछ लिए 5 नंबर के लिए। जी, डिस्क्राइब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताएं। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस, निशानदेही करें उन सर्कमस्टांसेस की, उन हालात की, उन मामलात की। कौन से? इन विच जहां अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। वो क्या सिचुएशन होगी जब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकेगा? एनफोर्स ना होने का मतलब क्या है? वॉइड हो जाएगा। आई कैप, अब आई कैप अगर वैसा करे जो कि इम्पॉसिबल बना दे तो एनफोर्स नहीं हो सकता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता ना। ठीक है, नहीं जी, इन्होंने कहा कि आईकैप ने कहा था कि हम आपको 1 मिलियन पे करेंगे अगर आप रिवीजन क्लास कराएं। भाई ने ना रिवीजन क्लास का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर पहुंचा दिया। तो खैर मतलब जो है वो ये रिवीजन क्लास जो है वो आईकैप आपकी अच्छाई में करता है, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी होती है, बल्कि लॉस मेकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें चाय पानी का खर्चा भी आईकैप के ज़िम्मे पड़ता है। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि अगर आईकैप ने कहा हम आपको 1 मिलियन पे करेंगे अगर आप रिवीजन क्लास कराएंगे। रिवीजन क्लास मैंने क्यों करानी थी? बच्चों के पेपर ऑन थे। अगर पेपर ही ख़त्म हो गए तो चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर वो पीछे वाली वजह ही ख़त्म हो जाए जिसके ऊपर सारी चीज़ बिल्ड हो रही थी तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 6 की भाई ने मुझे बड़ी प्यारी एग्जांपल दे दी। अब चैप्टर 6 में अब आप तैयार रहें, आप भी तैयार रहिएगा, ठीक है। आपसे मैंने पूछना है कि आप एक एग्जाम्पल दी, आपने याद कराना है कि सर वो वाली एग्जाम्पल जो है, जब मैं कहूँगा ना वो वजह ही ख़त्म हो जाए, आपने कहना सर वो एक एग्जाम्पल थी। ठीक हो गया जी। तो कहाँ कहाँ एनफोर्स नहीं हो सकता, यानी कहाँ कहाँ वॉइड हो जाएगा? वो 6 के 6 केसेस में 2 में तो सिर्फ वॉइड का बताया हुआ और 4 में वैलिड और वॉइड दोनों का बताया हुआ। आपने वॉइड वाली बात करनी है। जुबैर ने एग्री किया कि वो एक बंगला बना के देगा उबैद को 20 मिलियन में। कंडीशन क्या है कि पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीर एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइड दैट बंगलो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लेआउट प्लान। उसने कहा मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा बंगला बनाने के, लेकिन एक शर्त है, जब वो जो मुनीर आर्किटेक्ट है कंफर्म करेगा कि वो बंगला उस लेआउट के मुताबिक है जो हमारा तय हुआ था, तो बन गया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि अब अगर मुनीर ऐसा करेगा कुछ कि वो कहेगा ओके है तो फिर तो वाजिब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मुनीर कहे नहीं जी ऐसा नहीं है तो पिछला मामला ख़त्म हो गया, फिर नए से बैठेंगे कि अब क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा कि बताएं इसकी नेचर और वैलिडिटी क्या है बफ कॉन्ट्रैक्ट की। आप कहेंगे इसकी नेचर ये है, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और इसकी वैलिडिटी क्या है जी? ये वैलिड होगा अगर मुनीर कंफर्म कर देता है। शुक्र है ये नहीं पूछा कि वैलिड कब नहीं होगा, नहीं तो हमें वो दुखी जुमला लिखना पड़ता। बात समझ आई? क्या शर्त थी? आर्किटेक्ट ओके करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, कंटिजेंट हो गया। अब आर्किटेक्ट ओके करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो उन्होंने पूछा बताएं ये वैलिड कब होगा? आप कहेंगे जब वो कंफर्म कर देगा। और इसकी नेचर क्या है, किस नौइयत का कॉन्ट्रैक्ट? आप कहेंगे ये तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वजीर ने सौलत से कहा, ये नाम भी आई कि आपको पसंद है, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ 10 मिलियन फ्रॉम यू। मैं आपसे स्पीड बोट्स खरीदूंगा 10 मिलियन की, इफ़ कंडीशन डाल दी, इफ़ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच। अगर तुम लाइसेंस दिलवा दोगे कि मैं क्लिफ्टन बीच पे अपनी बोट्स चला सकता हूँ तो मैं तुमसे 10 मिलियन की बोट्स खरीदने के लिए तैयार हूँ। सौलत ने एग्री कर दिया और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और लाख रुपए प्रोसेसिंग फ़ीस भी दे दी। लेकिन लाइसेंस इशू होने से पहले गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अब नए लाइसेंस कोई नहीं देगा। अब सौलत जो है
वो वजीर से कहता है भाई स्पीड बोट्स ले लो, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी लाइसेंस लेने की, अब लाइसेंस नहीं मिला, वो अल्लाह की मर्जी, लेकिन तुम तो बोट्स खरीद लो। तो कहेगा नहीं, ये बोट्स मैंने तब खरीदनी थी जब लाइसेंस मिले, जब वो शर्त ही ख़त्म हो गई, वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फारिग हो गया। बात समझ रहे हैं? अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप बताएं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और कोई एग्जाम्पल दें जिसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाए। कोई ऐसी एग्जाम्पल दें जिसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत हो। कौन सा वाला भला? इम्पॉसिबल इवेंट। जब आप कंटीजेंट रखते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट पे, तो वो तो पहले ही दिन गलत होता है, बाद वाले तो इवेंट होने पे गलत होते हैं ना। तो आपसे उन्होंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूछा और पूछा उनमें से कोई एक ऐसा बताओ जो शुरू से ही गलत था, तो आप कहें जो अनसर्टन वाला है, जो इम्पॉसिबल इवेंट वाला है, वो पहले ही दिन से गलत है। वक्त कम और मुकाबला सख्त, आपका और चाय का फासला जो है वो। आसिम ने एग्री किया कि वो बंगला बना के देगा अली को 50 मिलियन में, और 2009 में 50 मिलियन में बंगला बना दिया और अब 20 मिलियन में। बहरहाल इन्फ्लेशन उलट तरफ चल रही है। इट वॉज एग्रीड दैट पेमेंट वुड ओनली बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पेमेंट मिलेगी। इज दिस अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। उसने कहा जी तुम मुझे बंगला बना के दोगे, जब बंगला बना के दे दोगे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम मुझे बंगला बना दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या वो गड्डी तू ले आ, पेट्रोल मैं पवानता? तो वो ये वाला मामला ख़राब हो गया। उसने कहा तुम मुझे बंगला बना के दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब कंटिंजेंसी कहाँ है? कोई अनसर्टन इवेंट तो है ही नहीं इसमें। बंगला बनाना तो कंसिडरेशन है ना, तुम मुझे कंसिडरेशन दो, मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा, तो ये कंटिंजेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा कहेगा कि जी इतनी सी चीज़ की बात, गिव रीज़न। आप कहें जी इसमें एक अनसर्टन इवेंट नहीं है, इसमें दोनों पार्टीज को अपनी अपनी कंसिडरेशन की बात करें। ऑल्सो लिस्ट द रेक्विजिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बता दें, हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, और वो वाली जो 2-3 लाइन्स थी। तो 3 नंबर के लिए उन्होंने पहले सिनेरियो भी आपको पढ़वाया, फिर आपसे रीजनिंग भी मांगी, और फिर आपसे वो वाली बातें भी लिखवाई। तो 1-1 नंबर की सारी बात जी। अब अगेन ये इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इतने थोड़े से नंबर के लिए सिचुएशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ लिस्ट भी है। तो अब आप बेशक अपने वो 3 स्टेप फॉर्मेट से हट जाएं, क्योंकि अब इन्होंने जितने नंबर थोड़े से रखे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि पहले ये बताने ना बताने के कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है यानी 1 नंबर होगा, फिर रीज़न देने का 1 नंबर होगा, और फिर वो जो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, उसका मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से हमें डिवीजन नज़र आ रही है। तो इसमें फिर अब उतना ज़्यादा लंबे चौड़े फॉर्मेट की तरफ हम ना जाएँ। वैसे चले भी जाएँ तो हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं होना, हार्डली 2 मिनट काफ़ी लगेंगे। तो एहतियातन उसको फॉलो कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। वो फॉलो करके आंसर दे दें तो रीज़न और वो वाली बात तो कवर हो जाएगी कि वो है या नहीं। और फिर एंड पे आप लिख देंगे करेक्टरिस्टिक्स, उसकी हेडिंग दें और उसके नीचे वो वाली बात लिख दें। लास्ट सवाल, 2 रेसलर्स हैं गोगा और शीदा। उन्होंने कहा कि हम एक रेसलिंग मैच खेलेंगे इस शर्त पे कि जो भी नहीं आएगा, एनी वन वुड फेल टू अपीयर, ही वुड हैव टू पे 5,000 टू अदर पार्टी। जो नहीं आएगा वो दूसरे को 5,000 जुर्माना देगा। विनर वॉज टू रिसीव 20,000, और जो विनर था उसको 20,000 मिलना था, जो टिकट्स वगैरह से पैसे आने थे। गोगा फेल टू अपीयर, गोगा उस दिन नहीं आया, और शीदा ने कह दिया कि जी गोगा तुमने मुझे 5,000 रुपये देने हैं, तुम नहीं आए। गोगा ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा भाई ये वेजरिंग है, ये तो शर्त है, तुम मेरे से क्यों पैसे मांग रहे हो, शर्त तो लगाना हराम है। तो अब आपने साबित करना है कि शर्त है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इवेंट एक्शन पे डिपेंड करता है। इवेंट